स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो यह क्लास बेसिकली थोड़ी सी अलग होने वाली है। अभी तक हम लोग टॉपिक उठाते थे, उस पर पढ़ते थे, एक एक करके टॉपिक खत्म करते हुए जाते थे। यह क्लास जो है, हमने पहले ही बोला था आपको कि एक बार जब पूरा सारा कुछ हो जाएगा तो इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। यह जो क्लास है, इसमें मैं हल्का सा रिकॉल कर दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर इसके बाद से हम लोग आगे आपके सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे और उन क्वेश्चंस को मैं बताता जाऊंगा कि देखिए ये कैसे क्या है। हो सकता है कुछ चीजें इसमें ऐसी रही हो जो आपने नहीं पढ़ा हो, वहां पर उसको वहीं पे मैं क्लियर करता हुआ जाऊंगा। वो सारे क्वेश्चंस अधिकतर ऐसे हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने वहां पर रखा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए, इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, पहला चैप्टर यही था, हम लोगों ने उठाया था कि राज्य क्या है। ठीक, उसमें हम लोगों ने देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या थी। ठीक, अब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि एक निश्चित भूभाग में बसा मनुष्यों का समुदाय राज्य कहलाता है, जिसकी एक कोई सरकार हो और वह संप्रभु हो। फिर हमने राज्य के अंग देखे थे। राज्य के अंग में क्या क्या था? राज्य के अंग में कितने अंग होते हैं यह भी पूछा जा सकता है। 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? जिसकी जनसंख्या हो सकती है। जनसंख्या कहां रहेगी? भूभाग पर रहेगी। कौन कंट्रोल करेगा? सरकार। कैसी सरकार होनी चाहिए? संप्रभु। तो आपके इस बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाएगा कि कौन कौन सी चीजें, इसके 4 अंग कौन कौन से हैं और राज्य के ये कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, इनमें से कौन सा जरूरी है। तो ये चारों चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत। उस राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हमने अलग अलग सिद्धांत देखे थे, जिसमें राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत था। ठीक, राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। फिर हमने देखा था राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत। फिर हमने इसके बाद से क्या देखा था? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसी में परिवार का भी सिद्धांत था। राज्य की उत्पत्ति का परिवार का सिद्धांत। फिर राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। फिर इसके बाद से हमने देखा था राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, जिसको क्रमिक सिद्धांत भी बोला जाता था और इसी को वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा गया है। तो ये इन सब के बारे में हमने इसमें बताया था। इसमें यह भी बताया था कि हो सकता है ये पूछ दे कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, ऐसा कौन सा सिद्धांत था जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहले दैवी सिद्धांत था। उसके बाद हमने बताया था कि ऐसा कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत था जो कि राज्य की उत्पत्ति कम और समाज की उत्पत्ति ज्यादा बताता है। ठीक, तो शक्ति और परिवार का सिद्धांत था। फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, ये उदारवादी सोच में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा सर्वमान्य कौन सी व्याख्या है? तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विकासवादी सिद्धांत है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है। तो ये था। अब इसके अलग अलग सबके क्या बोलते हैं, प्रतिपादक हैं। सबके अलग अलग क्या हैं, उसके प्रतिपादक हैं, उनके सपोर्टर हैं। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। आपको हमने ये सारी कुछ चीजें बताई हुई हैं। अब आगे हम लोग एक बार इसमें प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हाँ, तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसी में आपका पहला क्वेश्चन यह है, आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो आपको याद होगा कि हमने जब राज्य की परिभाषा बताई थी, उसमें यही बताया था कि मैकियावेली की एक बुक थी जिसका नाम था राज्य। तो
उसको आधुनिक युग के राज्य का प्रतिपादक कहा जाता है कि राज्य की परिभाषा उसने दी। तो ये सब ऑप्शंस रहेंगे। देखिए, सारे विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आधुनिक युग का विचारक कौन था जिसने राज्य की शब्द का प्रयोग किया? तो मैकियावेली। तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का विराट या बृहद रूप है, यह कथन किसका है? ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। ये लोग प्राचीन विचारक हैं। इन्होंने अपने अपने राज्य के अपने अपनी बातें बताई हैं, अपना अपना थॉट दिया है, उन्होंने ही कहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। अगला, किसने कहा था कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? देखिए, एक आया था राज्य की उत्पत्ति से संबंधित शक्ति का सिद्धांत। उसमें मैंने क्लास में बताया था कि इच्छा, उसमें क्या है, शक्ति होगा तो कहीं युद्ध होगा, युद्ध होगा तो खून बहेगा। उसका कलर क्या होता है? लाल। और लाल के यहाँ पे अपोजिट समझ लीजिए कि जो ग्रीन थे वो उसके विरोधी थे, है ना। तो ये जो ग्रीन है ये शक्ति के सिद्धांत के विरोधी हैं। तो जहां पर शक्ति नहीं की बात आ जाएगी, ग्रीन मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये ग्रीन का हो जाएगा। अगला, राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। इसमें देखिए, प्लेटो ने कहा था कि राज्य जो है, पहले परिवार, फिर परिवार के बाद से गांव बना, फिर गांव के बाद से राज्य का निर्माण हुआ। तो यह कथन आपके अरस्तु का है, ठीक है। तो ये आप अरस्तु इस पे टिक कर देंगे। अगला, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं? मैंने शुरुआत क्लास में ही बताया था कि राज्य के 4 तत्व हैं, ठीक। और उन 4 तत्वों में क्या क्या था? उसमें जनसंख्या थी, भूभाग था, फिर सरकार थी और संप्रभुता थी। तो ये 4 हो गए आपका, 4 ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है प्रश्न, इस बार भी आ सकता है। इसके अलावा यदि कभी भी पूछता है क्लास में, क्वेश्चन में, कि राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है, तो इन चारों के अलावा कुछ भी रहेगा वो अनिवार्य नहीं रहेगा। जैसे अगले क्वेश्चन में देखिए, राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, इसमें दिया है नहीं है। भूभाग होता है, सरकार भी होता है, जनसंख्या, ये संभुता है, तो ये नहीं होगा। संप्रभुता होता है, संभुता नहीं होता। अगला, निम्न में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? धर्म, सरकार, भूमि, जनसंख्या। तो देखिए, जितने भी मॉडर्न थिंकर हैं, इन्होंने धर्म को राज्य का अनिवार्य अंग नहीं माना है। इन्होंने बस 4 ही माना है जो हमने बताया है, ठीक। तो सरकार, भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता, इसके अलावा यदि धर्म है तो धर्म नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ठीक, तो ये देख लीजिए, फिर वही चीज है, इसमें धर्म हो जाएगा, धर्म नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। फिर राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया है? तो गार्डनर ने। ये जो 4 जो राज्य के तत्व बताए गए हैं, जनसंख्या, भूभाग, फिर सरकार, फिर संप्रभुता, यह किसने दिया है? गार्डनर ने। याद रखिएगा, ये गार्डनर ने दिया है राज्य के तत्वों के बारे में। ये विकासवादी सिद्धांतों के समर्थक हैं, ठीक। जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है, उसके समर्थक कौन है? गार्डनर। उन्होंने ही ये सिद्धांत, ये बातें बताई हैं, ठीक। तो यहां पर गार्डनर भाई साहब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक जो लिखा था वो प्लेटो ने लिखा था। इनकी फेमस एक पुस्तक थी प्लेटो की, तो उसमें इन्होंने रिपब्लिक के बारे में लिखा था। देखिए, लास्ट में क्या होगा, जब ये सब वीडियो हम लोग बना लेंगे तो आप लोगों के लिए एक अलग से पूरी बुक की एक सीरीज बता देंगे, इसमें कौन सा जो इंपॉर्टेंट किताब है वो किसने लिखा था, और साथ ही साथ अगर उनके कुछ महत्वपूर्ण कुछ कथन रहेंगे उस पर भी एक नहीं हुआ तो एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में आसानी हो। अगला, निम्न में कौन सा कार्य राज्य के ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में आता है? देखिए, राज्य के 2 कार्य होते हैं, राज्य के 2 कार्य होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, ठीक। दूसरा क्या होता है, मतलब उसके ऊपर, उसमें इच्छा की बात नहीं है, राज्य को करना ही करना है, ठीक। तो न्याय प्रबंध, ये राज्य को करना ही करना है, ये अनिवार्य कार्य है, ठीक, अनिवार्य है। तो क्या है? न्याय प्रबंध राज्य को करना ही है, उसके कार्यों में आता है। दूसरा, वैदेशिक संबंध, एक देश के साथ दूसरे देश से कैसे संबंध होंगे, ये राज्य का कार्य ही है, उसमें राज्य डिनाई नहीं कर सकता कि मैं नहीं करूंगा, या मन होगा तो हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखेंगे, नहीं, मतलब उसको रखना ही है। कैसे रिश्ते रखना है वो अलग बात है, लेकिन ये सब कार्य किसका है? सरकार का। ये नहीं कह सकता कि आप लोग संभालो, हम नहीं संभालेंगे, तो ये भी नहीं है। तीसरा, व्यापार एवं उद्योग पर नियंत्रण, ये सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है, वो चाहे तो कंट्रोल करे, चाहे तो ना करे, ये ऐच्छिक है
है ना। लेकिन और उसके बाद से आंतरिक शांति व्यवस्था, ये राज्य के दायित्व है। ये राज्य का ऐसा नहीं है कि वो इच्छा होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ये राज्य का क्या है, यह दायित्व है। इसके बाद आपका आएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन जरा देखिए, पहला है मनोरंजन की व्यवस्था, दूसरा आंतरिक शांति व्यवस्था, तीसरा न्याय प्रबंधन, चौथा वाह्य आक्रमण से रक्षा। मतलब इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। राज्य क्या आप लोग ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगाएगा क्या कभी? राज्य का कार्य ये तो है नहीं। राज्य मतलब सरकार। क्या सरकार यहाँ पर किसी के लिए मनोरंजन के लिए कि नहीं आपका मूड ऑफ है तो आइए हम गाना लगा देते हैं, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो बगल में खूब अच्छा साउंड बजना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ये राज्य का कार्य तो है नहीं, तो अनिवार्य कार्य नहीं है उसका। तो राज्य का अनिवार्य कार्य क्या है कि इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखना, आंतरिक शांति जो है उसका प्रबंध करना। आप लोग देखते हैं कहीं दंगा होता है तो तुरंत फौज आ जाती है, तो ये भी राज्य का कार्य है। न्याय प्रबंध, कोई अगर किसी का मर्डर कर दे, कुछ गलत कार्य कर दे तो क्या होता है, वो न्यायालय में व्यक्ति जाता है ना, ये भी राज्य का कार्य है। वाह्य आक्रमण से रक्षा, हमारे देश पर कोई आक्रमण न करे तो उसके लिए भी राज्य को अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत रखना होता है, ये भी राज्य का कार्य है। क्या कार्य नहीं है, मनोरंजन की व्यवस्था करना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विचारक राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक है। जेएस मिल इसका ऑप्शन होगा। ये चूंकि आप लोगों को मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया है, लेकिन यह समझिए कि राज्य जितना ही व्यापक होगा, उसका कार्य क्षेत्र जितना ही बढ़ाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ये जेएस मिल के उनके थॉट थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जेएस मिल। अगला, निम्न में से कौन सा विचारक राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक सीमित रखना चाहते हैं। ये हीगल थे और ग्रीन थे। ये कहते थे कि ये बस पुलिस कार्य तक ही सीमित रहे, उससे आगे राज्य कार्य ना करे, ठीक, बाकी सब लोग कर लेंगे। तो ये कौन थे, हीगल और ग्रीन। अगला, निम्न में से कौन राज्य नहीं है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका देश है ना, वो भी राज्य है। भारत ये भी देश है, तो ये भी एक राज्य है। फ्रांस ये भी देश है, ये भी राज्य है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संघ है, एक बॉडी है, ठीक, सारे देशों ने मिलकर बनाया है। इसके मेंबर होते हैं 194 मेंबर हैं अभी यूनाइटेड नेशन के। तो यह क्या है, यह राज्य नहीं है, कोई देश नहीं है, है ना, एक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सारे देश जाते हैं, उस फोरम पर अपनी बात रखते हैं, है ना। तो यह अगला, मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ। देखिए मार्क्सवाद हमने आपको पढ़ाया नहीं है, नहीं होगा तो किसी अभी पूरा मार्क्स पढ़ाना ही है मुझे। तो आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, मार्क्स ने भी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। उस राज्य की उत्पत्ति में उसने कहा है कि प्रारंभ से ही, मानव इतिहास जब से चालू हुआ तब से ही हमेशा वर्ग संघर्ष रहा है। वर्ग संघर्ष मतलब कभी भी मार्क्स ने कहा है कि दो वर्ग होते हैं, दो वर्ग हमेशा से, एक शक्तिशाली वर्ग, शक्ति संपन्न वर्ग, दूसरा होता है वो थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है, दूसरा वर्ग थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है। और जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जिसके पास थोड़ी पावर होती है, वो हमेशा क्या करता है, जो कमजोर वर्गों पर अपना क्या करता है, शासन चलाता है। और अपने हित को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, वह राज्य का निर्माण करता है कि राज्य उसके हितों की रक्षा करे, उसका कुछ बाल बाका ना हो पाए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विशेषाधिकार वर्ग के हितों की रक्षा के लिए क्या हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। ये किसने कहा, मार्क्स ने कहा। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीबों की रक्षा के लिए, उसने नहीं कहा कि राज्य का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि जो धनी वर्ग हैं उनके धन की रक्षा हो सके, उनके हितों की सुरक्षा हो सके, ठीक। तो ये हो जाएगा ए। अगला, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो यह मानता है कि राज्य विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है, जाना जाता है। तो हमने आप लोग को बताया है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे लास्ट वाला विकासवादी सिद्धांत, जिसको क्रमिक सिद्धांत बोला जाता है, जिसको वैज्ञानिक सिद्धांत भी बोला जाता है, वह क्या कहता है, वह कहता है कि राज्य का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, यह बहुत ही जटिल संरचना है और इसका विकास धीरे धीरे हुआ, क्रमिक रूप में हुआ। तो वही हो गया, विकास की धीमी प्रक्रिया का परिणाम है। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, यह हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत। अगला, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक थे
ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया ही है। रूसो ने कहा है समान इच्छा के सिद्धांत के बारे में। तो ये भी चूंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे हॉब्स थे, रूसो थे, ये लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। उसी में इन्होंने सामान्य इच्छा का भी सिद्धांत दिया था। तो रूसो, इन्हीं का कथन है, रूसो का प्रकृति की ओर लौटो, इन्हीं का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसका कथन है? रूसो का। ये हो सकता है कथन पूछ दे आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है पूछ दे। अगला, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन क्या है? लास्की, सर हेनरी मैन, रूसो, स्मिथ। देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, जब यह प्रश्न आए तो पितृसत्तात्मक, पितृ का मतलब जहां पर पिता की सत्ता हो या जहां पुरुषों की सत्ता हो। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मेन दिया है, तो मेन वाले को टिक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि जहां पे मेन है उसी याद करने के लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर हेनरी मैन। अगला, राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधारा राज्य को साध्य बनाती है? ठीक, तो ये होती है आदर्शवादी विचारधारा। देखिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, है ना। आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाते हैं। ये सब उतनी सारी चीजें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए भाई हमको देखना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा। अगला, राज्य को साध्य मानने वाला विचारक कौन है? देखिए एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। जरा समझ लीजिए एक मिनट, कई जगह साध्य साधन आए तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। साधन मतलब जिसके थ्रू हम अपने गोल तक पहुंचे। साध्य क्या है? गोल, लक्ष्य। साध्य क्या है? लक्ष्य। इसको आसान भाषा में समझिए, साध्य क्या है? लक्ष्य। और साधन क्या है? जिसके थ्रू हम अपने लक्ष्य को पा सके। ठीक, तो राज्य को साध्य मानने वाला विचारक कौन सा है? मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है? राज्य बनाना। किसका? परिवार का, जो होता है समाज का। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? राज्य बनाना। किसने कहा था? अरस्तु और प्लेटो ने। अगला, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, यह व्यक्तिवाद है। ये राज्य को बुराई मानता है। मार्क्सवाद तो ये कहता है कि राज्य, मार्क्स भी यही मानता है, लेकिन मार्क्स ये कहता है कि वह क्या करता है, जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं समृद्धशाली है उनके हितों की रक्षा करता है। फांसीवाद तो राज्य का समर्थक है पूरी तरीके से, जिसको जैसे मैंने शक्ति का सिद्धांत बताया उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, मुसोलिनी, हिटलर, ये लोग किसके समर्थक हैं? फांसीवाद के। ठीक, तो राज्य जितना मजबूत रहे उतना ही अच्छा मानते हैं कि राज्य के पास जितनी ज्यादा शक्ति रहेगी उतना ही बेहतर होगा। तो फांसीवाद होगा नहीं, मार्क्सवाद होगा नहीं, समाजवाद ये भी नहीं है। व्यक्तिवाद मतलब जहां पर व्यक्तियों के हित में रखकर किसी बात को किया जाता है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, व्यक्तिवाद आएगा, बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद। अगला, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? अब फिर वही बात मैंने 4 चीज बताई थी। 4 क्या क्या था? जनसंख्या, याद कर लीजिए हमारे साथ, जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा शक्ति नहीं संप्रभुता, सोवरेनिटी। शक्ति उसमें नहीं आता। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। किसने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? अरस्तु ने कहा कि राज्य अपने आप ही डेवलप हुआ है। ठीक, राज्य जो है वो प्राकृतिक संस्था है, ऐसा नहीं है कि वो हमने कोई मैनमेड नहीं है। तो किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु के जितने भी कथन है आप लोग ध्यान रखिएगा, वह पढ़ के जाइएगा। जितने भी अरस्तु से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न, किसने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है? फिर वही चीज अरस्तु आ गया। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है? देखिए जब मैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत बता रहा था तो हमने ये कहा था कि लोगों ने जब बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई, हॉब्स ने यही कहा था कि जब बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई तो लोगों ने क्या किया, उसमें से एक समझौता किया और समझौते के तहत एक राज्य को बनाया। तो कौन सा था? सामाजिक संविदा का सिद्धांत। क्योंकि देखिए दैवीय सिद्धांत तो यह मानता है कि जो राज्य है वह ईश्वर की देन है। ठीक, विकासवादी सिद्धांत तो कहता है क्रमिक, इसमें क्या बोलते हैं, राज्य का वो जो फॉर्मेशन हुआ वो क्रमिक रूप में हुआ, तो ये भी नहीं होगा। कृत्रिम संस्था कौन मानता है? कृत्रिम, ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक संविदा का सिद्धांत।
किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का मार्ग है? ये हीगल का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं राजनीतिक विचारकों को, तो उसमें हीगल को भी पढ़ेंगे, है ना। हीगल को पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे, अरस्तु को पढ़ेंगे, सुकरात को पढ़ेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे, जेएफ मिल को पढ़ेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे विचारक आएंगे, उनको पढ़ेंगे हम लोग। अगला, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक थे। मतलब किसने कहा था कि राज्य के दैवी सिद्धांत है? ये कहने के लिए तो हिंदुओं ने भी पहले कहा था, मुस्लिम, हर एक धर्म अपने आप को पहले मानता है, लेकिन जो किताबों में पढ़ने को हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम्स भी बोलते हैं, ईसाई भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, जैन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो किताबों में दिया है वो ईसाई के बारे में दिया है, ठीक। वो मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में दैवी सिद्धांत का जिक्र है। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है अभी आगे आएगा, वो भी प्रश्न मैं वहीं बता दूंगा। निम्न में से कौन राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते थे? इसमें जो यूनानी है वो मानते थे, सोफिस्ट उसमें रहते थे, वो मानते थे क्या कि मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक, स्वाभाविक भी हो सकता है प्राकृतिक भी। ये कौन मानते थे? यूनानी। यहूदी नहीं मानते थे, यहूदी तो दैविक मानते थे, हिंदू भी दैविक मानते थे, रोमन भी नहीं मानते थे, ठीक है। अगला, राज्य का वास्तविक आधार क्या है? तो यह है जनता की इच्छा, यही राज्य का वास्तविक आधार है। वह कौन सा विचारक है जो राज्य का आधार जन सहमति मानता है कि जन सहमति के हिसाब से राज्य बना? तो रूसो, उसने क्या कहा था कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। कहा था कि व्यक्ति का आपस में अपने खुद के साथ समझौता और दूसरे के साथ समझौते के तहत राज्य का फॉर्मेशन हुआ। तो किसने बोला? रूसो ने बोला। अगला, किस विचारक को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? ये रूसो को, क्योंकि इसने जब अपना बुक लिखा उसको देखकर ही फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा प्रेरित हुए, और एक स्टेटमेंट वहां पर कहा जाता है कि यदि रूसो ना होता तो क्रांति नहीं होती। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें कहा जाता है कि रूसो का विचार बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहा, और रूसो मानता था कि शक्ति जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए। उसके पहले वहां किसका शासन था? लुई 16 का, और वो अराजकता का सिद्धांत, एक अराजक था वो, उससे छीनकर शक्ति किसके पास आई? लोगों के पास। तो ये कहा जाता है रूसो को कि यह लोकतंत्र का अग्रदूत है। अरस्तु, रूसो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। वह कौन सा दार्शनिक है जिसने यह सिद्ध किया है कि विज्ञान और कला में मनुष्य का पतन किया है? रूसो ने कहा है, क्योंकि इसी का कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। ये कहा कि जब तक प्रकृति पर मनुष्य निर्भर था तब तक वह सुखी था, वह निश्चिंत था, वह फ्री था, आजाद था। लेकिन जैसे जैसे संपत्ति के संचित करने की अवधारणा आई, मनुष्य क्या हो गया? परतंत्र हो गया, स्वतंत्र नहीं रहा, वह उस पर निर्भर हो गया। तो ये क्या हो गया? और उसके बाद से मनुष्य के अंदर बुराइयां आने चालू हो गई, ठीक। तो ये किसने कहा था? रूसो ने। फिर राज्य की निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है कौन? हॉब्स, ठीक। ये हॉब्स समाजवादी सिद्धांतों के विचारक के समर्थक हैं, ये वही हैं। फिर सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है? ये लॉक करता है, जॉन लॉक ये करता है। ये भी सामाजिक समझौते के ये कहा कि संप्रभुता होनी चाहिए सीमित आधार पर, है ना। अगला, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये मैंने आप लोग को बताया ही हुआ है, ये देखिए पूछा भी गया है प्रश्न। अगला, किस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है? तो राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य क्या है? ये मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। राज्य जो है वो अपने आप ईश्वर की कृति है, और राजा ईश्वर की ही छाया है, ऐसा माना जाता है दैवी सिद्धांत में। ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म की पुस्तक है? ये ईसाई धर्म। देखिए ईसाई धर्म में जो बाइबल है ना, बाइबल के पहले की जो चीजें हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट में है। ये यहूदी धर्म के बारे में भी बताती हैं, है ना, क्या रिलेशन था। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट किसका है? ये ईसाई लोगों का पवित्र ग्रंथ है। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिनका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। देखिए जब भी युद्ध वगैरह की बात होने लगे, समझिए शक्ति के सिद्धांत की बात आती है ना। और शक्ति के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो ओपेनहाइमर थे, है ना। ओपेनहीम करके दिया है, आप ओपेनहाइमर समझिएगा जब भी आपके एग्जाम में आए,
अगला, राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत उनमें से किससे संबंधित है? लॉस्की, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ और एडवर्ड जेंक्स। किसमें है? एडवर्ड जेंक्स। मातृसत्तात्मक मतलब सत्ता जो किसके अंतर्गत हो, परिवार किसके अंतर्गत हो, ये माताओं के अंतर्गत। और वो धीरे धीरे बनकर जो परिवार का एक मुखिया होती है, माताएं हो जाती है, वो नहीं रहती कि तो उनकी बड़ी बेटी या बड़ी बहू सत्ता को चलाती है, और धीरे धीरे ऐसे ही सब लोग चलाते चलाते राज्य का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगला, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है। जब भी आर्थिक कॉन्टेक्स्ट में कोई बात आए, अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, तो यह समझिए मार्क्स के सिद्धांत होंगे अधिकतर। तो यहां पे क्या है? मैकियावेली, एडम स्मिथ, मार्क्स और लॉक में से क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा। अगला, राज्य का वास्तविक आधार क्या है? ये फिर वही रूसो का कथन। वास्तविक आधार क्या है? जनता की इच्छा, वही वास्तविक आधार है। जनता क्या चाहती है ना? जनता के हितों के हिसाब से चले, ठीक है। अगला, राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज नहीं जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यह किसका कथन है? लेनिन का। देखिए, लेनिन एक मार्क्सवादी था। जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 में, वो जार का शासन हटाया गया था 1917 में, उसके बाद से वहां पे लेनिन और स्टालिन ये मार्क्स के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर वहां पर आए थे। और उसमें जो लेनिन है उसने यह बात कही थी। तो जब मार्क्स के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे तो मार्क्स की ही बात तो रखेंगे। तो ये लोग समाजवाद की बात रखते थे, वही वाले लेनिन है ये। राज्य कानून का स्रोत नहीं बल्कि स्वयं कानून है। यह कथन किसका है? एक कैल्सन एक थे, उनका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे ही रफली देखे जा सकते हैं। अगला, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी, ये थी 5040। ये पूछा जा सकता है। देखिए, प्लेटो वगैरह ये लोग प्राचीन विचारक हैं, और उस समय जनसंख्या इतनी नहीं हुआ करती थी। उसका मतलब यह था कि यदि इतनी जनसंख्या हो तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक राज्य होना चाहिए। और वो न बहुत ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, न बहुत कम। बहुत ज्यादा होगी तो भी नहीं संभाल पाएगा, बहुत कम रहेगा तो फिर राज्य बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये कौन कहता था? प्लेटो। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? फिर वही चीज आ गया। देखिए, सरकार है, संप्रभुता है, भूभाग है, इसके बाद से एक और क्या होगा? जनसंख्या। जनसंख्या क्या नहीं होगा? राजनीतिक दल, ये नहीं होगा। तो यही ऑप्शन है। किस शासक ने कहा था मैं ही राज्य हूं? देखिए, शक्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत आता था, है ना, जो कहता था मैं ही राज्य हूं, है ना। तो ये कौन था? और ये क्या बोलते हैं, दैवी सिद्धांतों के अंतर्गत आता था। दैवी सिद्धांतों के अंतर्गत लुई 14 फ्रांस का शासक था, वो कहता था मैं ही राज्य हूं, है ना। वो दूसरे को राज्य नहीं मानता, सारी शक्तियां अपने अंतर्गत ही मानता था। कौन था? लुई 14। अगला, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है? सदा सही रहती है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सामान्य इच्छा कभी सही नहीं रह सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सामान्यता सही रहती है। नहीं, कभी भी सही नहीं रहती। नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य इच्छा वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने इस बारे में बताया हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है। अगला, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? ये ब्राइस है। मैंने कहा कि सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनके लेखक, उनके बारे में एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, वो जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। अगला, मानव स्वभाव से स्वार्थी एवं एकांकी होता है। ये किसका कथन है? देखिए, जो राज्य के उत्पत्ति का समाजवादी सिद्धांत था उसमें हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे। तो हॉब्स ने कहा कि मानव का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो स्वार्थी नेचर का होता है। ठीक है, तो ये कौन थे? स्वार्थी एवं एकांकी कौन थे? हॉब्स कहते। रूसो इसके उल्टे थे। रूसो ये नहीं मानते, समाजवादी सिद्धांत के विचारक वो भी थे, लेकिन वो ये नहीं मानते। वो कहते कि नहीं, मनुष्य ठीक होता है, लेकिन जब से धन के संचित करने की अवधारणा आई, तब से मनुष्य के अंतर्गत तमाम सारी बुरी प्रवृत्तियां उसके अंतर्गत आ गई। ठीक, ये था। अगला, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? सबसे लास्ट वाला, विकासवादी सिद्धांत, पूछा जा सकता है। किसके अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता अच्छे जीवन के लिए? अरस्तु ने कहा था। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा भी गया है प्रश्न। अगला,
राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। किसका कारक है? मतलब ये पूछ रहा है कि राजनीतिक चेतना होनी चाहिए किसके लिए? कि राज्य की उत्पत्ति के लिए। तो राजनीतिक चेतना कब आएगी? अचानक आ जाएगी या धीरे धीरे? क्रमिक रूप में आएगी। तो क्रमिक रूप में आएगी मतलब ये विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक। अगला, राज्य संबंध, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। देखिए, रक्त की बात जब भी होगी मतलब युद्ध हुआ होगा, और जब युद्ध है मतलब राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत है। और उसके प्रतिपादक कौन थे? ये क्या, उसके प्रतिपादक ओपेनहाइमर थे। उन्हीं में उनके समर्थक कौन थे? आर.एम. मैकाइवर, उन्होंने यह कहा था। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये देखिए, फिर वही प्रश्न आ गया। संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और स्वतंत्रता नहीं है। क्या क्या होती है इसमें? भूभाग नहीं है, भूभाग भी एक अगला इसमें ऐड हो जाएगा। संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। अगला, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? फिर वही प्रश्न। देखिए, जनसंख्या तो होती ही है, भूमि होती है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है, न्यायपालिका नहीं है। अगला, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है? फिर वही दैवीय सिद्धांत, वही प्रश्न। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो राजनीतिक चेतना तो प्रभावित करती ही है, धन भी प्रभावित करता है, राजनीतिक दल भी प्रभावित करता है, रक्त संबंध नहीं प्रभावित, क्योंकि रक्त संबंध परिवार संबंधित है, या क्यों प्रभावित करेगा उतना ज्यादा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। किसने कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति रूप से भ्रष्ट करती है? ये लॉर्ड एक्टन एक थे, वो कहते थे। ठीक है, लॉर्ड एक्टन थे, उन्होंने ये बात कही थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत का समर्थक नहीं है? देखिए, हॉब्स भी थे, मैंने बताया है कई बार, लॉक भी थे, रूसो भी थे। तो अगला जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे, हीगल नहीं थे। लॉक के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में केवल भोगा प्राकृतिक अधिकारों को, दैवीय अधिकारों को नहीं, क्योंकि तो मानते ही नहीं थे, है ना। ये कानूनी अधिकारों को भी नहीं मानते थे, धार्मिक अधिकारों को भी नहीं मानते, क्योंकि ये तो सामाजिक संबंधों पर आधारित इनका राज्य का सिद्धांत था। अगला, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन सा है? ये होंगे जॉन लॉक। मतलब सरकार जो है वो सीमित पुलिस के रूप में होनी चाहिए, उसी तक उसका कार्य होना चाहिए, जॉन लॉक लोग थे। अगला, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? लेवियाथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक थे। कौन? हॉब्स। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी लेवियाथन, ये उसमें से। अगला, वह पुस्तक जिसमें हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिया है, उसके शीर्षक का नाम क्या है? लेवियाथन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने क्या भोगा? प्राकृतिक अधिकार भोगा, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो उस समय तो और कोई चीजें रहेंगी नहीं ना, उस समय तो प्रकृति जो है वही है, उसके अलावा तो और कोई चीज है नहीं। अगला, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, यह किसने कहा था? रूसो ने कहा था। यह भी देखिए पूछा हुआ है पिछली साल, इसी साल पूछा गया था। अगला, लॉक के अनुसार सरकार किस पर आधारित होनी चाहिए? जनमत पर, सहमति पर, विवेक पर, इनमें से कोई नहीं। जॉन लॉक, ये सहमति पर, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत है, तभी तो सहमति बनेगी आपस में, ये वो है, तो ये सहमति पर आधारित है। रूसो किसका अधिवक्ता था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का, व्यक्तिगत संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का, या विधिक संप्रभुता का? तो रूसो जो थे वो चूंकि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे, तो किसके लिए होंगे वो? लोकप्रिय, समाज में जो लोकप्रिय रहेगा वही संप्रभुता की बात करेगा, ये उसी के संबंधित है। अगला, बस आपका खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा, लास्ट पेज है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत में कौन 2 समझौते का समर्थक है? हॉब्स, लॉक या मैकाइवर? तो ये सामाजिक समझौते के लॉक है, हॉब्स नहीं है, 2 समझौते के लॉक है। अगला, युद्ध से राजा का जन्म होता है, यह कथन किससे संबंधित है? शक्ति से संबंधित है। यही थे आपके आज के प्रश्न।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है या कम है या थोड़ा बहुत आराम से करना चाहिए इस प्रश्नों को, या और प्रश्न लाऊं, तो आप लोग इसमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा, जब सारे चैप्टर्स पढ़ा लेंगे तो एक बार फिर हम उसका बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।